हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हुए थे जस्ट कुछ दिन पहले। एंड एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि रिजल्ट्स की जो परसेंटेज थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 20% थे। जो बच्चे पास हुए उन्होंने सेलिब्रेशन करी, सब कुछ हुआ। बट मैं हमेशा ही उन बच्चों के साथ में भी बहुत ज़्यादा हूँ जो बच्चे हमारे पास इस अटेम्प्ट के अंदर में अनसक्सेसफुल रहे। एंड दे वर अप्रॉक्सीमेटली 80% स्टूडेंट जो क्लियर नहीं कर पाए। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहली बार सितंबर 24 के अंदर में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, दिया और नहीं हो पाया। या कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका वो एक सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था एंड किसी वजह से वो बेसिकली क्लियर नहीं कर पाए। तो मेरी ये वीडियो उन्हीं सब बच्चों के लिए जो इस बार के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए और वो अब आगे लुक फॉरवर्ड देख रहे हैं कि हमें अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, फेलियर जो है बेटा, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये नहीं है कि हमारे पास में सब कुछ समाप्त हो गया। आई नो जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट था उन्होंने आज तक, जैसे कि +2 तक जब तक एग्जाम्स दिए, कभी आज तक इस चीज को देखा नहीं है कि हमें अपने एग्जाम्स में रीअपेयर करना। बट बेटा ये प्रोफेशनल एग्जाम है एंड कहीं ना कहीं कई बार ऐसा धक्का हमें जीवन के अंदर मिल जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि वी शुड लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और हमें आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जब हम कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई फेलियर या कभी ऐसा देखा होता है कि जब उन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं दिए थे बेस्ट, तो वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए और उन्हें फिर से एक प्रकार से क्या करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा। एंड दैट इज अ वेरी टफ फेज फॉर एनी स्टूडेंट और एस्पिरेंट जो है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन कुछ चीज़ों को बेटा मेरे साथ में जो आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो जरूर करें। और आप लोगों को वीडियो के एंड पे मेरे साथ कुछ प्रण लेना पड़ेगा, कुछ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो हम करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे सर। सबसे पहले बेटा आप लोगों के सामने बात आती है, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजिंग। यस, आई नो कि इट्स बीन 2 to 3 days फॉर योर रिजल्ट एंड अभी तक काफ़ी जगह हमारे पास अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, सर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। बेटा सबसे पहले है इसको एक्सेप्ट करना। बिकॉज मैंने जैसे कहा, मैंने बहुत सारे इवन सीए के स्टूडेंट्स में देखा है कि बच्चे पहली दूसरी बार में कई बार ना सीए फाउंडेशन एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, बट वो अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए कि उन्होंने सीए इंटर, सीए फाइनल तक वो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाते हैं एंड दे एक्चुअली गेट रैंक्स एज वेल एट सीए इंटर एंड फाइनल जर्नी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ असंभव है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि यस यार, हमारे से कहीं ना कहीं कुछ गलती रही, मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया, मेरी कुछ कमियां थी, ये अटेम्प्ट शायद मेरे लिए नहीं बना था। किसी ना किसी तरीके से अपने मन को मनाना है, इसको एक्सेप्ट करना है, नॉर्मलाइज करना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बस जितना समय हम इस चीज पे लगाएंगे उतना ही समय और कम होता जाएगा आगे के लिए। देन द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंट्रोस्पेक्ट एंड प्लानिंग। हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने आप से कुछ कड़वे सवाल पूछना कि हमने कहां कहां पे गलतियां करी, कहां कहां हमारी कमियां थी, जो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। बिकॉज वो एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे कि हमने कहां कहां पे गलतियां करी, कहां कहां हमारी कमियां रही, हम आगे फिर से कैसे करेंगे। नहीं तो वो मिस्टेक्स दोबारा से हम रिपीट कर देंगे और अगली बार फिर से ऐसा ही हो जाएगा, तो वो हम दोहराना नहीं चाहते। एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमें एग्जीक्यूशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से करना है। अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, जो भी हमारी कमियां रह गई थी हमें उसे फिर से नहीं दोहराना है और इस बार जनवरी 25 के एग्जाम को क्लियर करके दिखाना है। नौ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग किस किस प्रकार की गलतियां हैं जो कि हो सकता है कि बच्चों से करिए। बिकॉज मैं जनरली जब भी उन बच्चों से बात करता हूं कि जो बच्चे क्लियर करते हैं, सो देर इज नथिंग न्यू। को ऐसा नहीं को बहुत अटपटी सी बात करिए। इट इज जस्ट अबाउट, मैं जैसे बोलता हूँ, इट इज ऑल अबाउट टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। तो जिस बच्चे ने वो सारे बॉक्सेस को टिक कर लिया, ऑब्वियसली ही और शी वॉज एबल टू क्लियर थ्रू द एग्जाम। बट कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ लेवल पे, कुछ ना कुछ फेज में हम लोगों से गलती हुई। तो देर आर एक्चुअली 3 डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट फेज होता है जब आप क्लासेस लगाते हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग, हमारे स्टूडेंट है, हमारे से आपने क्लासेस ली थी, रेगुलर है चाहे फास्ट है, आप कहीं और से पढ़े हो। फर्स्ट फेज वो होता है जब आपकी फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं। सेकंड फेज होता है आपका रिवीजन का फेज। थर्ड फेज होता है आप लोगों का पेपर के टाइम का, वो 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर में परफॉर्मेंस का फेज। हम कहीं ना कहीं पे लैग कर जाते जिसकी वजह से हम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। सो हमारे लिए क्या क्या गलतियां होती है? लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब हम पहली बार पढ़ रहे थे, टीचर हमें पढ़ा रहा था, हमें उस समय ध्यान नहीं था, हम कहते थे यार अच्छा यार क्लास में
समझ आ गया, बस खुद नहीं रिवाइज किया द्वारा, उसे देखा ही नहीं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं हमने करके देखी, जो होमवर्क दिया वो करते ही नहीं थे, हम ऑडिट कर लेते थे, एमसीक्यूज हम सॉल्व ही नहीं करते थे। सो हमें अब कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, हमने 100% स्टडी मटेरियल अपना करा ही नहीं, जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है आपने 100% किया, हमने बहुत सारे चैप्टर्स ही छोड़ दिए, फिर कैसे होगा। सेकंड इज लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, हमने रिटन प्रैक्टिस ही नहीं करी चीजों की लिख के, और उसके अंदर मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं करूंगा बेटा, चाहे मैं अकाउंट पढ़ाता हूं, मैं लॉ की बात करूंगा। जिन बच्चों के अच्छे नंबर इस बार लॉ के एग्जाम में है, जो कि मैं बोलूंगा वन ऑफ दी, अगर मैं बोलूं लेंथिएस्ट एग्जाम एवर इन सीए फाउंडेशन, उन बच्चों को बेटा रिटन प्रैक्टिस से फायदा हो, स्पीड तभी बढ़ी, एंड दे वर एबल टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 85, 90, 95। स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा किस फ्लो में लिखना है, किस स्पीड से लिखना है, तो वो आपका तभी होगा जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे। नॉट डूइंग द एडिक्वेट रिविजन्स, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लगाई और हमने कहा हो गया जी, समझ आ गया था, बहुत बढ़िया है, बट बेटा उससे अकेले से नहीं चलेगा, जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करेंगे, खुद किताबों को खोल के नहीं बैठेंगे, 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा। तो हो सकता है हमने रिविजन्स एडुकेट ना करी हो टॉपिक्स की। फिर नॉट सॉल्विंग द आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज, बेटा आईसीए की तरफ से जितनी चीजें दी जाती है वो हमारे लिए मस्ट है जी, मस्ट, चाहे वो स्टडी मटेरियल की चीज है, आरटीपी एमटी पीवाईक्यूज मोस्टली मैं बच्चों के साथ कोशिश करता हूं कि जो नोट्स देता हूं उसके अंदर कवर होते हैं, और जो लेटेस्ट वाले उनकी वीडियोस आती है, बट आपको दिस इज मैंडेटरी फॉर यू फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड काफी बार देखा जाता है क्वेश्चन इन्हीं से निकल के आते हैं। आप सिर्फ, कई बार बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ स्टडी मटेरियल इज इनफ, आई विल से आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर डिफरेंट वैरायटी के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, आप इन्हें नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। देन नॉट अपियरिंग फॉर टेस्ट, टिल द टाइम आप अपने एंड पे खुद टेस्ट नहीं दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सो आप लिख के नहीं देख रहे हैं। 3 घंटे का पूरा अकाउंट्स का, लॉ का पेपर, 2 घंटे का मैथ्स का और आपका सीको का पेपर, तब तक आप कैसे कर पाएंगे, बिकॉज आपको उस एग्जाम जो देना है उसके लिए आपको उस माइंडसेट के लिए पूरे उस 3 घंटे तक दिमाग चलाना है। एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक तो दो, यार मैं ये नहीं कह रहा 2-2, 3-3 तो देखो अच्छी बात है, पर बेयर मिनिमम एक तो दो फुल सिलेबस टेस्ट, और रूटीन के टेस्ट भी जरूर दो जो आपके चैप्टर वाइज या कुछ सिलेबस के टेस्ट होते हैं। नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा हमें अपनी गलतियों का, और हम सोचते हैं यार बस रिजल्ट में देखा जाएगा। एंड एग्जाम पैनिक, एग्जाम से डर, वहां जाके एकदम से एग्जाम फोबिया कई बच्चों को होता है, और मेरे को भी हुआ करता था +2 के लेवल तक, फिर कुछ चीजें करी जिससे फर्क पड़ा, और जब आप पेपर देखते एकदम से आप अपने पास में ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता क्या करे, वो 3 घंटे के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते, सारी की सारी मेहनत रह जाती है। और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है इस चीज को लेकर, सर हम एग्जाम में पैनिक हो गए थे, हमने 6 महीने 8 महीने इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करी। बेटा जो बच्चा इन सारी चीजों को कॉन्कर कर लेगा वो बच्चा निकल जाएगा। और साथ के साथ जैसे मैं बोलता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपके एग्जाम के लिए प्रेजेंटेशन टाइमिंग एंड कॉन्सेप्ट, पीटीसी, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेपर को कर कैसे रहे फॉर योर अकाउंट्स एंड फॉर योर लॉ पेपर। टाइमिंग, क्या आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो, और वो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपके पास में टेस्ट देने पड़ेंगे, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप लिखोगे क्या। इट इज नॉट लाइक अ बीकॉम एग्जाम कि आप जो मर्जी लिखाएंगे पेपर में, आपको पता है नंबर मिलेंगे सिर्फ जो आपके पास में सही कंटेंट अगर लिखा है तो ही नंबर मिलने। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम इन सारी चीजों पे ध्यान दें, तभी तो हम अपने पास करेंगे। हम कहीं ना कहीं हम इन चीजों पे लैग करे थे, और ये हमें अंदर से पता है, हर बच्चे को ये बात पता है कि मैं कहाँ पे लैग करता हूँ। जब मैंने क्लासेस ही पूरी नहीं लगाई थी, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ही छोड़ दिए थे, मैंने इन चीज़ों को नहीं करा था, मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे शायद रह गया, और जिसकी वजह से आज वो दिन मेरे रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल रहा है। बट अगर हम इन सारी चीज़ों को, इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और जो चीज़ें करने को कह रहा हूं वो करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे अगली बार के रिजल्ट के आगे सक्सेसफुल ही लिखा आएगा। सो बहुत सारी चीज़ें, पुट मोर एफर्ट्स ऑन दोज टॉपिक्स बेटा, चैप्टर्स जिन पे आपने डिफिकल्टी ली थी लास्ट टाइम में। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते जो आपने वीक थे, जो छोड़े। मैंने काफ़ी बच्चों से बात करी, वो कहते थे सर हमारा ना नॉन मैथ्स स्टूडेंट थे, मैथ्स में वीक थे, हमने सर फोकस किया मैथ्स पे, ज़्यादा टाइम लगाया तो हम एग्जाम क्लियर कर पाए। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका लॉ, ऑब्वियसली सभी के लिए लॉ तो नहीं है, बट उन्होंने को पता था यार लॉ में फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट संभाल लूंगा। वो दिन में अपना 30% टाइम लॉ के ऊपर दे रहे, लिख के देख रहे बार बार। हर बच्चे को पता है मेरी वीकनेस क्या है, बेटा पेपर पास करने के लिए चारों पास करने हैं और एग्रीगेट भी बनाना है। बहुत बच्चों का देखा गया 230 240 नंबर है, बट एक पेपर में 40 से कम है, अगली बार चारों देने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एग्रीगेट ही नहीं बना, हर सब्जेक्ट में 40 अबव है यार। तो बच्चा किसी ना किसी पर, आपको अपना टारगेट बनाना है 250+ 300 के करीब बनाना है अपना। तो अगर टफ मार्किंग भी होती है पहले तो पेपर्स में, अकाउंट्स लॉ में, तो भी हम एटलीस्ट कन्विंसिंगली 200 पार कर जाए।
ये थोड़ी ना सोचना यार हर सब्जेक्ट में बस 50 ही चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, बिकॉज काफी बच्चे इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं और वहीं पर मार खा जाते हैं। डोंट डू सिलेक्टिव स्टडी। एक आधा हो सकता है चैप्टर आपने छोड़ने का सोचा हो, कई बार बच्चे सोचते हैं यार अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप बहुत ज्यादा समय ले रही है, वीक है, मैं ऐसा करता हूँ छोड़ देता हूँ। मैथ्स के अंदर में आप अपने पास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ने की सोचते हैं, काफी बार दैट इज अ बेयर रिस्क। आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट ये नहीं बोल सकते 30% सिलेबस छोड़ दिया, 40% सिलेबस छोड़ दिया, देखी जाएगी फिर बाद में, फिर वो हमारे पास यही आपका समय आ जाता है। फिर वो हम सिलेक्टिव स्टडी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देन डू एक्स्ट्रा फोकस ऑन दी सब्जेक्ट्स इन विच यू स्कोर्ड लोएस्ट मार्क्स, जिनमें आपके कम थे। अब वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी बच्चे के हो सकते हैं, लॉ में है, अकाउंट्स में है, मैथ्स में, इको में, आपको उस सब्जेक्ट पे फोकस देना ही देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास में जो है मैं अपने पास में उन सब्जेक्ट्स को दोबारा से अपने वैसे ही रहने दूंगा ना, हमें अपने पास मेहनत करनी है और ज्यादा करनी है। जो बचे हुए 70 दिन है उसे अपने पास में बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। देन डिसाइड टुडे द स्टडी मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम विच यू विल बी गोइंग टू स्टडी एंड स्टिक टू दैट। डोंट रेफर मल्टीपल मटेरियल टू स्टडी, एल्स वो कंफ्यूजन आएगी। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों को रेफर करते हैं और वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग बेटा एक जगह पे स्टिक ही नहीं रहते। जब आप अलग अलग चीजों को बार बार अलग अलग समय पे रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम के लिए कोई और नोट्स है, रिवीजन के समय कोई और नोट्स है, सेकंड रिवीजन के समय कोई और नोट्स है, लास्ट रिवीजन पेपर वाले दिन के लिए कुछ और है, आपका बेटा कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा। आप अलग अलग टाइम पे अलग, आप एक ही चीज को 4 बार देखेंगे, वो आपको हमेशा आपके मेमोरी में एक फोटो बनती है, आपको चीजें रिटेन होती है, बट आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, उससे नहीं चलेगा। आप खुद अपने हिसाब से नोट, जैसे आपको लगता है, आप टीचर के नोट्स रेफर करें, सिंगल टीचर के नोट्स रेफर करें या मल्टीपल टीचर के करें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कर दीजिए, चैप्टर वाइज, बट यू शुड स्टिक टू वन स्टडी मटेरियल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर अ पर्टिकुलर, लेट्स से मैं बोलूं सब्जेक्ट, कर सकते हैं सब्जेक्ट में, वेल एंड गुड, वरना आपने चैप्टर वाइज करना है, जैसे करना चाहते हैं वो आपको पता है, बट ये नहीं होना चाहिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल कर रहे हैं, देन दैट विल बी अ क्योस, दैट विल बी अ क्योस। एंड देन कम्स बेटा व्हाट नेक्स्ट, जैसे मैंने चीजें कुछ आपको बताई, यहां पे कुछ चीजें और हमारे पास आती है, लाइक अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, मार्किंग द क्वेश्चंस विच आर डिफिकल्ट और डिफरेंट पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। जिन क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स में डिफरेंट मिल रहे पॉइंट, डिफरेंट क्वेश्चन है, उनको अगली रिवीजन के लिए जरूर मार्क करें। देन रिटर्न प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस की फर्स्ट रिवीजन में, चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट है। फॉर थ्योरी के लिए आपको, इको के लिए अपने पास क्या करें, जरूर कीवर्ड्स मार्क करें, मेक शॉर्ट नोट्स और चार्ट्स, टीचर्स के काफी बार दिए होते हैं तो उनको रेफर करें। मल्टीपल रिवीजन आर मस्ट, एटलीस्ट कोशिश करनी हमें 1 से 2 रिवीजन जरूरी है, समय कम बचा है तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से आपको करना है, आप 2 रिवीजन प्लान करिए, 1 रिवीजन प्लान करिए, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां पे लैग करो उसके हिसाब से आएगा। रिटन प्रैक्टिस, लॉ के लिए मैंने दोबारा लिखा है भाई, लॉ के अंदर में सबसे ज्यादा बच्चों का एक तरीके से बोलूंगा रिजल्ट ने खराब किया, तो आईसीए के पास एक वो हथियार है, अब अल्टीमेटली अगर आप उसको यूज करने देंगे उन्हें बार बार तो दिक्कत आएगी। अब आपको ये इंश्योर करना है कि हमने उस सब्जेक्ट में फॉल्टर नहीं करना फिर से, तो उसके लिए हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। और सॉल्विंग ऑफ आरटीपीज, एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज, जैसे मैंने बोला, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, टिकिंग ऑफ ऑल द बॉक्सेस, मेकअप प्रॉपर प्लान ऑफ 70 डेज, कंसिडरिंग अगर बिल्कुल चीजें नहीं आती, बहुत टाइम लगने फर्स्ट टाइम पे, 45 डेज फॉर द लेट्स से फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट टाइम जब गए, एंड 25 ऑड डेज फॉर द सेकंड, या 40 डेज, 20 डेज एंड 10 डेज करके 3 बार भी कर सकते हैं। कोशिश करें, मैं बोलूंगा दिन में 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, या आप 3 सब्जेक्ट तो बेयर मिनिमम रखिए, इतना मैं एडवाइस आपको करूंगा, या 2+2 चलाना है वो हर बच्चे का अपना है, बट मैं जनरली एडवाइस करूँ 3 से 4 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ सकते हैं, टाइम एलोकेट करिए, उसके हिसाब से आप पढ़िए। आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, शाम को पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी, प्लीज वी हैव टू रीस्टार्ट। एंड जैसे मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ बेटा, द ओनली फेलियर इन लाइफ इज व्हेन यू से आई गिव अप, एंड मुझे आप बच्चों पे पूरा विश्वास है कि आप गिव अप नहीं करने वाले हैं और आप अगले अटेम्प्ट के लिए जोरों शोरों से तैयारी करेंगे। और मुझे प्लीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, आपसे एक मैं प्रॉमिस मांगूंगा, वह प्रॉमिस करेंगे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर हम अपना 100% देंगे इस बार, और अगली बार जरूर क्लियर करके दिखाएंगे, अगली बार जरूर क्लियर करके दिखाएंगे, और या प्लीज मुझे वीडियो के नीचे जरूर लिखेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि अगली बार आप सही बच्चों के साथ में मैं अगली बार रिजल्ट सेलिब्रेशन के इवेंट पे मिलूं, ना कि आप बच्चे इसी प्रकार की वीडियो को दोबारा देखें। तो जस्ट गिव योर 100%, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, एंड अपने पास पूरा का पूरा बेटा जोर लगा देंगे, मेहनत करेंगे और अगली बार क्लियर करके दिखाएंगे। बाय बाय।